चलिए बाजार की बात करें उससे पहले हमारे साथ अनुपम तिवारी जी हैं, ग्रो म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले बिजनेस 24 टीवी को समय देने के लिए शुक्रिया। हमारे दर्शकों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? डिसिप्लिन रहिए, अच्छे से इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करिए। ओके सर, बाज़ार का मूड अभी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जिस तरह के एनवायरनमेंट है, चाहे वो पहले ट्रेड वॉर की स्थिति हो, फिर ईरान ये यूएस इजराइल वॉर की स्थिति हो, उसके बाद जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस, रुपये का डेप्रिसिएशन, ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे घरेलू बाज़ार के लिहाज से आप देख रहे हैं? क्योंकि हम 85% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। क्या ये एक बड़ा रिस्क आगे चलकर निकल के आ सकता है क्या? हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक चला तो सर्टेनली हमारे यहाँ रिस्क तो होगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी। एनर्जी हर चीज़ के लिए एक इनपुट कॉस्ट है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं और काटना पड़ेगा, उससे डिमांड पे असर पड़ेगा। बट अगर ये अगले 1 आध महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम वॉर नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। ओके, राइट, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वॉर कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाता है और इस प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारे लिए फिर उतनी बड़ी समस्या नहीं है। शॉक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉक नहीं है, बट अभी हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कंट्री की, कंपनीज की, इकोनॉमी की, तो हम ये शॉक झेल सकते हैं अगर ये अगले 1 आध महीने के अंदर ख़त्म हो जाए। ओके, लेकिन 1 आध महीने के बियॉन्ड भी अगर गया, क्योंकि जिस तरह के डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, जिस तरह के एसेट्स पर वहाँ पर हमले हुए हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज़ पर भी ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, कहा जा रहा है कि 50 से 60% तक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, जो आउटपुट पर असर होगा, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो या बाकी कंट्रीज़ जो आसपास की कंट्रीज़ है जहाँ पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। आपको लग रहा है कि एलिवेटेड लेवल पर ही कच्चे तेल के दाम रहेंगे और एक बड़ा रिस्क रहेगा इकॉनमी पे? नहीं देखिए, अगर ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाता है तो ऐसा एलिवेटेड लेवल पे नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे कम होंगे, ऐसा नहीं कि पहले सडनली $50 या $60 क्रूड हो जाएगा, बट ये कम हो जाएंगे। और जो डैमेज हुआ है, सही बात है डैमेज है, लेकिन दे विल रिपेयर इट सम टाइम, इट विल टेक 3 to 6 months। हिस्टोरिकली हमने देखा कि जितनी बार रिसेशन होती है, ग्लोबल रिसेशन जितनी बार हुई है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है एनर्जी प्राइसेस ही रहे हैं। बाद में बाकी चीज़ों से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट, मार्जिन सब पर यहाँ पर खतरा हो जाता है। क्या लग रहा है इस बार भी क्रूड की वजह से ही रिसेशन की आशंकाएँ बन रही है क्या? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, और दुनिया में हर बार एनर्जी प्राइसेस से रिसेशन नहीं हुआ है, तो ये डेटा थोड़ा गलत है आपका। ऑफ कोर्स देखिए, इकोनॉमी पे असर हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट को ऊपर जाने से आपके प्रॉफिट पे, हर किसी के कॉस्ट पे असर पड़ता है। लेकिन अभी से इसको लेके इतना पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देखिए कितने दिन में ये सॉल्व हो पाता है, और अगर 1 आध महीने के अंदर सॉल्व हो गया तो मेरे को ऐसा लगता है कि सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी कौन सी थीम पे वेटेज ज़्यादा देना चाहिए? कौन से सेक्टर को लग रहा है कि वेटेज देने की ज़रूरत है जो रिस्क प्रूफ है मौजूदा माहौल में भी? देखिए, रिस्क प्रूफ कोई सेक्टर नहीं होता, राइट, और इंडिया में पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो आप उसमें पैसा ही बना लेंगे। तो आपको जो स्टॉक सिलेक्शन है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रोथ हर सेक्टर में इंडिया में हो जाती है, क्योंकि लंबे समय में हमारे यहाँ हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि आपको यही सेक्टर करना चाहिए। और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप खुद से बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते हैं और आप खुद से एनुअल रिपोर्ट पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, आप कंपनीज़ को वैल्यूएशन उनका कैसे किया जाता है नहीं समझ सकते हैं, तो उनको जनरली खुद से स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। ओके, बिल्कुल, ये म्यूचुअल फंड के रूट के जाए, हाँ, या तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाए, किसी से सलाह जरिए के जाए, या सलाह ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की। तो क्योंकि ये थोड़ा इतना आसान काम भी नहीं है। ओके, कि आप सिंपली जाके कुछ भी खरीद लें और आपके पैसे बनते रहेंगे, लोगों के लॉस भी हो जाते हैं। हमने अपने करियर में पिछले 25 सालों में ज़्यादातर लोगों को लॉस बनाते देखा है बजाय प्रॉफिट के। ओके, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप वही करें जो आपको समझता हो, जो आपको आता हो। बिल्कुल। सर, एक चीज़ है कि आईटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि आईटी कब रिवाइव होगा। आईटी में लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, या अभी बहुत सारे यहाँ पर हेडविंड्स अभी भी हैं काफ़ी ज़्यादा? नहीं देखिए, थोड़ा सा सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स है, कठिन है अभी, और क्योंकि एआई जैसी आ रही है, तो देखिए एआई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से आप उसको राइट ऑफ कर दें। इट्स अ प्रोफाउंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, और उसका असर हो रहा है, वो हमको दिख रहा है, कंपनियों पे भी असर हो रहा है, लेकिन ये कितना होगा वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्वांटिफाई करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से अभी 3-4 क्वार्टर लगेंगे जब हमको एकदम से समझ में आए, क्योंकि देखिए क्या है, जो एआई कंपनियां हैं, अब उनका तो काम है कि वो अपने प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से उसका
झंडा बजाएंगी कि देखो हमने लाके सब कुछ बदल दिया है, बट ऐसा होता नहीं है ना। उसमें थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जो बोल रहे हैं वैसा होने वाला है, बट ये भी नहीं कि कुछ नहीं होगा, ये समवेयर इन बिटवीन है। अब वो कितना है, कैसे है, उसका क्या असर होगा, वो हमको थोड़े दिन बाद समझ में आएगा, एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर बाद। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि IT सर्विसेज का काम, कंपनियों का काम जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में AI भी करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ अपने से कर लेगा, बिल्कुल सही, आप बटन दबाइए और सब अपने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भी सुपरवाइज करना पड़ता है। फिर देयर आर रेगुलेटरी इश्यूज एंड देयर आर रिस्क मैनेजमेंट दैट यू हैव टू डू, सो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड इट। और बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। हमने जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग जब शुरुआत हुई थी, चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ गई थी, उसके बाद भी नौकरियाँ गई, लेकिन नई नौकरियाँ आई या उससे ज़्यादा आई, नए स्टोर्स खुले। बिल्कुल। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक हमको 4 क्वार्टर देना चाहिए, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, कंजम्पशन को लेकर लोग थोड़े लग रहे हैं कि यहाँ पे स्लो डाउन दिख रही है। कि आपको भी लगा कि रिटेल सेक्टर को लेकर चिंता है थोड़ी, या रिटेल अभी भी आपको लग रहा है नहीं बेहतर कर सकता है? देखिए, कंजम्पशन को लेके लोगों में जो धारणा है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है, मेरे हिसाब से एकदम गलत है। सर, मानसून को लेकर बहुत बड़ी चिंता जो। हाँ, मानसून पे आते हैं तो पहले कंजम्पशन में समझिए कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है, कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जो आदमी पहले केवल और केवल 2-4 चीज़ें कंज्यूम करता था, अब उसकी चूँकि इनकम बढ़ गई है तो वो दूसरी चीज़ों में कंज्यूम कर रहा है, जो जनरली आपको पुरानी कंपनियों में नहीं दिख रहा उनके रेवेन्यू। जैसे पहले लोग ये होता था कि महंगा कपड़ा खरीद लेते थे अगर उनके पास इनकम हो गई, आप महंगी कार खरीद लेते थे। अब आप उसके बाद क्या करोगे? तो हम लोग विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से विवाह हो रहे हैं, भाई एकदम बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल मैरिज था वो सिस्टम जो एवरेज कॉस्ट अब कही जा रही है कि 40 से 50 लाख की एवरेज कॉस्ट वाली वेडिंग, वहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि जो कंपनियां आपको दिखा रही हैं या जो उनके प्रोडक्ट हैं, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे या तो कंपटीशन के कारण या चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न के कारण उनका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस्टम में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, सिस्टम में कंजम्पशन हो रहा है, बट कंजम्पशन पैटर्न हैज चेंज्ड, राइट? सो दैट इज वन थिंग। मानसून, यस, कुछ का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, कितना होता है और मानसून एक्चुअली कितना कम होता है और उस पर हमारे क्रॉप पे कितने असर पड़ते हैं, ये अभी से कहना बड़ा मुश्किल काम है। आप इतनी जल्दी ये सब नहीं बता सकते कि कितना होगा। बिल्कुल सही बात। और लेकिन अभी ये भी है कि बहुत सारे, एक तो क्या है कि जैसे हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट है वो केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, लेकिन वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो उतना बड़ा नहीं है जितना हमको लगता है, तो असर होगा, बट लेट्स सी रिजर्वायर लेवल अच्छे हैं कि क्या होता है, हम कितना कर पाते हैं। ओके, और फर्स्ट हाफ बेहतर बारिश की भी बात की जा रही है कि जो जुलाई इवन मई में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, वो हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच एंड देन सी की क्या होता है। ओके सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये 2 ऐसे सेक्टर बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही लुक्रेटिव सेक्टर है, इस पर फोकस करना ही चाहिए, और 2 ऐसे सेक्टर भी बताइए जिससे दूर रहे अभी मौजूदा माहौल में। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि देखिए सेक्टर अच्छा इंडिया में सब करेगा। ओके, क्योंकि इंडिया में इनकम बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन बाजार में उसमें पैसा बनेगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में EPC कंस्ट्रक्शन जो कहते हैं ना, कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, पिछले 25 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन क्या उस सेक्टर की कंपनियों ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है? क्या नहीं, दूसरे सेक्टर में ज़्यादा पैसा बना। तो किसी सेक्टर में अगर डिमांड ग्रोथ बढ़ रही है, इसका हर समय ये तात्पर्य नहीं होता है कि उसके स्टॉक में भी पैसा बनेगा। ओके, राइट? ऐसा हो सकता है किसी और सेक्टर की कंपनी में स्टॉक पैसा बन जाए, तो आप ये ऐसा मत सोचिए। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं होता है कि जिसमें आप गारंटी से बोल सकें कि इसमें पैसा बन ही जाने वाला है। ओके, फार्मा एज ए थीम आपको पसंद आता है या? फार्मा ठीक ठाक कर रहा है, कई कंपनियां अच्छा कर रही क्योंकि हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मर्जर एक्विजिशंस भी चीज़ें हो रही है, एक्सपैंड भी कर रही है ग्लोबल मार्केट में कंपनियाँ। जैसा मैंने कहा ना, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अब वो समय समय की बात है कि कब अर्निंग ग्रोथ कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। ओके, ये कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि ओवर हाइप्ड है, जिसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है? जैसे सेमीकंडक्टर है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी चर्चा है, लेकिन ग्राउंड पे कितना कुछ हो पा रहा है ये कहना मुश्किल है। जनरली जो भी ओवर हाइप्ड होता है उसमें पैसा नहीं बनता है एक लेवल के बाद। राइट? अगर आप लेट एंट्रेंट हैं
और अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपको बहुत देर बाद ये समझ में आया कि अच्छा इसका हाइप हो रहा है, तो माई सजेशन वुड बी अवॉइडेड, राइट। और ऐसा नहीं है हम लोग पहली बार कोई हाइप सेक्टर ऐसा है पहली बार देखने, पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, और जनरली उन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है, मतलब कंपनियां मर गई हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरली ज़्यादा पैसा वहाँ बनता है जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं होता है। ओके सर, जाते जाते हमारे बिजनेस 24 टीवी के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो उनको गाइड कर दीजिए। जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए आप वही करिए जो आपको समझ में आता है ना, स्पेकुलेशन मत करिए। हाँ हाँ। और अगर आपको अच्छे से किसी कंपनी को वैल्यू करना, उसके बारे में उसका बिजनेस समझना वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर उस कंपनी के शेयरों में हाथ मत डालिए। जो चीज़ आपको आती है अगर आप वो करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। जो चीज़ आपको नहीं आती है अगर आप वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके कभी पैसे नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डिसिप्लिन रहिए और वही करिए जो आपको समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये ग्रो म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड को आप सुन रहे थे, जो आपको गाइड कर रहे थे कि आपको क्या करना है, और साथ साथ आपकी जर्नी, इन्वेस्टमेंट की जर्नी किस तरह की होनी चाहिए, इस पर आपने बेहतरीन राय सुनी। चलिए इसी नोट पर इस पेशकश को यही ख़त्म करेंगे। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू।